हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से। ओके, पिछले पार्ट का हेडिंग मुझसे लग गई थी चैप्टर 1, बट उसके कुछ सेक्शंस कवर नहीं हो पाए थे, तो हम उसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। ओके, चैनल पे नए हो तो लॉ से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, वैकेंसी से रिलेटेड सारे अपडेट करता रहता हूँ, साथ में जो भी बेरेक्ट है उनके बारे में भी वीडियो बनाता हूँ। आप चाहो तो जा करके देख सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। अब देखो, सेक्शन 4 और 5 को क्या है, ये है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो, अब इनको शॉर्ट में देखो नोट्स बनाने, कैसे एक नोट्स बनाए जाते हैं। रटने और नोट्स बनाने के बीच में डिफरेंस देखो, आप भी कोशिश करना कि ऐसे आप नोट्स बना पाओ। तो देखो, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 4 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर एनी सब्सटेंस एज लिकर, किसी भी सब्सटेंस को वो लिकर घोषित कर सकते हैं। ओके, और फर्दर लिकर में भी वो घोषित कर सकते हैं कि फॉरेन लिकर और कंट्री मेड लिकर कौन सी है, मतलब देसी शराब और विदेशी शराब। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है। ठीक, अब आते हैं सेक्शन 5 पे। ये भी पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। क्या? इनके पास पावर है विथ रिगार्ड्स टू परचेजर्स या कोई सी भी ओकेजन से रिलेटेड सेल बाय रिटेल। ओके, सेल बाय रिटेल मतलब शॉप्स पे, जो भी वाइन शॉप्स होती है उन पे कितनी लिमिट में चीज़ें बिकेंगी। ठीक है, ये एक परचेज़र कितना बेच सकता है, या फिर मान लो कोई पर्टिकुलर ओकेजन है, कोई त्यौहार है, ड्राई डे है, आपने देखा होगा ड्राई डे है, उस दिन कुछ भी नहीं बिकता। तो ये सब पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ओके, अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अब एक ये पॉइंट क्या है कि अगर आप रिटेल क्वांटिटी से ज़्यादा बेचोगे ना, तो उसको होलसेल, हम स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम उसको होलसेल सेल मान लेंगे। ओके, बस ये इतना ही है। अब ये देखो, ये सेक्शन बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि अगर ये कोई भी चीज़, ठीक है, वो अगर पर्सन के वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पोजेशन में है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो उस पर्सन के पोजेशन में है, चाहे वो एक टेम्पररी ही क्यों ना हो या फिर पर्टिकुलर ओकेजन के लिए क्यों ना हो। उस पर्सन ने भेजा अपने सर्वेंट को कि तू मेरी कार ले जा और एक्स जगह चला जा, ये टेम्पररी काम के लिए, फिर भी मान लिया जाएगा कि वो ड्राइवर के जिसके जो सर्वेंट के पोजेशन में है एट परसेंट, तो ये मान लिया जाएगा कि वो उस पर्सन के पोजेशन में है। सेम कोई पर्टिकुलर ओकेजन के लिए भी लागू हो जाएगी चीज़। अब देखो, ये कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द लॉ रिलेटिंग टू कस्टम्स। कस्टम्स, आपको पता है ना कस्टम्स कहाँ होता है? जहाँ पर भी बॉर्डर होता है। ठीक है, अब जैसे इंडिया है, ठीक है, अब ये इंडिया है, माफ़ करना ढंग से मैं न्याय नहीं कर पा रहा इंडिया के मैप के साथ। मान लो ये इंडिया का मैप है। अब कस्टम कहाँ से होगा? कोई भी पोर्ट पे होगा जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, कोई भी बॉर्डर हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पे, तो ये सब कस्टम का काम है। एक्साइज का काम किससे रिलेटेड है? जो भी एक्साइज एक्ट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, उससे रिलेटेड। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी कस्टम्स लॉ से रिलेटेड कस्टम्स है, उस पर यह एक्ट इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब बढ़ते हैं सीधे किस पे? अब आते हैं अपन सीधे चैप्टर 2 पर। तो देखो, चैप्टर 2 क्या कहता है? अब देखो, आपको सीधा कूदना नहीं है। चैप्टर 2 क्या है आपको देखो, इसको पहले बाइफरकेट करो। कंट्रोल के सेक्शन 8, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सेक्शन कौन से हैं? 9 और 10। अपील से रिलेटेड सेक्शन 9A, रिवीजन में सेक्शन 9A का 4 और 5 पॉइंट, जुरिडिक्शन, बार ऑफ जुरिडिक्शन 9B, स्टैब्लिशमेंट सेक्शन 10A। ठीक है, ये ऐसे नहीं पढ़ना यार कि आपने उठाया और आंख बंद किया और बोलो जय माता दी और शुरू कर दिया। नहीं, एक समझ समझ के पढ़ोगे तो लॉन्ग टाइम तक अपने ब्रेन में रिटेन कर पाओगे। अदरवाइज़ आया राम और गया राम, वो वाला सीन रहेगा। तो डिपेंड करना है, आपको चूज़ करना है आपको किस टाइप में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, ये कह रहा है कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। तो एक्साइज डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किसके पास रहेगा? एक्साइज कमिश्नर के पास रहेगा। ओके, समझ गए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर्स। देखो,
स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज कमिश्नर और एडिशनल एक्साइज कमिश्नर अपॉइंट करेगी, और इनके नीचे स्टेट गवर्नमेंट इनको भी अपॉइंट कर सकती है, जॉइंट, डेप्यूटी, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट और अदर एक्साइज ऑफिसर। ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट एंड सो मैनी अदर पर्सन एज इट थिंग्स फिट एंड नेसेसरी। ओके, स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज्ड बाय ईच ऑफिसर। ये भी कोई समझाने लायक चीज़ नहीं है। ओके, अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट टू द एक्साइज कमिश्नर पावर्स। स्टेट गवर्नमेंट किसको? एक्साइज कमिश्नर को पावर दे सकता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में ऑथराइज एक्साइज कमिश्नर टू डेलीगेट, और ये इसको पावर दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट, और कह सकता है कि एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है कि वो अपने से नीचे जो भी सबऑर्डिनेट है इनको पावर फर्दर डेलीगेट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ऐसे पढ़ना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। अब आते हैं अपील एंड रिविजन्स पे। अब देखो, एक्साइज ऑफिसर का कोई भी ऑर्डर है, उससे अपील जाएगी एक्साइज कमिश्नर के पास। एक्साइज कमिश्नर के ऑर्डर से रिलेटेड फिर अपील जाएगी डीबी, डिविजनल बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 88 ऑफ राजस्थान वैट एक्ट 2003। अब देखो, ये इसके जो लिख रखे हैं ना, बेयरक्ट पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये मैंने आपके लिए शॉर्ट में और ऐसे जो समझ में आए, आपका ब्रेन रिटेन कर सके, मैंने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अब ये देखो, अपील कितने दिन में होगी? 60 डेज़ में। और आपको जो भी ऑर्डर हुआ है ना, पहले उसका 25% आपने पे कर दिया, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तभी आप फर्दर अपील में जा सकते हो। तो ये दो कंडीशन फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी है। सेम केस यहाँ 60 डेज़, प्रूफ ऑफ अ पेमेंट ऑफ 20%, मिनिमम 25% यहाँ पर भी प्रूफ करना है। और ये कह रहा है कि डिसीजन ऑफ डिविजनल बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड शैल बी फाइनल। तो ये हो गया अपना अपील। अब देख लेते हैं अपन रिवीजन में क्या है। ठीक है, अब चलो देखते हैं रिवीजन में क्या। ये रहा रिवीजन की, ये कह रहा है रिवीजन कौन कर सकता है? डिविजनल बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड, सबसेक्शन 4, और ऑन एन ऑर्डर पास्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर ऑन एन अपील, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ ये चीज़ का रिवीजन हो सकता है। और कौन करेगा? ये करेगा। ठीक है, और रिवीजन के लिए कितना? 30 डेज। समझ गए? तो ये था रिवीजन। मैं आप लोगों के लिए ये इरेज कर देता हूँ। अरे यार, चलो मैं ये बाद में कर लूँगा। तो देख लो, मोटा मोटी तो यही है। ठीक है, कुछ और चीज़ें इरेज हो जा रही है, तो मैं ये बाद में कर लूँगा इरेज। तो बस आप देख लो जहाँ तक आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझने के लिए था नहीं। देखो, आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक दिख रही होगी। वो मैं इरेज कर रहा हूँ, तो ये जो एरो है ये भी इरेज हो जा रहा है। चलो, इतना आप समझ जाओगे, इतना तो मुझे पता है। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको जैसे बताया, बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट, ये कह रहा है कि कोई भी सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है किसी भी चीज़ को सेट और मॉडिफाई करने के। क्या चीज़? कोई भी ओरिजिनल ऑर्डर जो पास किया गया है, ठीक है, और कोई भी 9A मतलब अपील, ये रहा ना, ये वाला, मतलब कोई भी ऑर्डर अपील या रिवीजन में पास किया गया है, तो कोई भी सिविल कोर्ट कोई भी ओरिजिनल ऑर्डर और अपील और रिवीजन, इनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड कन्फरिंग पावर्स, द स्टेट गवर्नमेंट में एम्पावर एनी ऑफिसर टू एक्ट एज पर चैप्टर 8। चैप्टर 8 पढ़ेंगे, ड्यूटीज़ बताता है। पावर ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट टू बी परफॉर्म्ड बाय एनी अदर ऑफिस, कोई भी दूसरा एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर है उसका जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी थी, मान लो वो कस्टम डिपार्टमेंट को दे दिया या कोई दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया, तो ये भी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब देखो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ अ गुड्स वाइल इन मूवमेंट। ठीक है, द एक्साइज कमिश्नर, यहाँ वर्ड यार, ये पूरे एक्ट में ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट आएगा, कहीं पे एक्साइज कमिश्नर आएगा, और कहीं पर एक्साइज
ऑफिसर आएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और बढ़ते रहना है आगे, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि एक्साइज कमिश्नर सेट अप अ चेक पोस्ट, ठीक है, सेट अप अ चेक पोस्ट इन चार्ज टू इंस्पेक्ट। तो एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है कि वो चेक पोस्ट इस्टेब्लिश करेगा और ऑफिसर इंचार्ज टू इंस्पेक्ट, जो भी उस चेक पोस्ट पर निगरानी रखेगा वो वो ऑफिसर इंचार्ज कहलाएगा और उसकी जिम्मेदारी रहेगी इंस्पेक्शन की। ये कह रहा है किसी भी दूसरे पर्पस में जो भी चेक पोस्ट अदर इस्टेब्लिश है, मान लो एक्साइज के लिए नहीं है, ठीक है, कोई दूसरे चेक पोस्ट से जो एक्साइज के लिए नहीं थे उनको भी ये डिक्लेयर कर सकता है अंडर दिस सेक्शन के लिए। ओके, कि मतलब वो जो मान लो एक ऐसे ही था एक चेक पोस्ट, ठीक है, वो एक्साइज पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा था, तो एक्साइज कमिश्नर कह सकता है कि साहब उसको एक्साइज पर्पस के लिए उस चेक पोस्ट का यूज़ किया जाए, तो वो इस सेक्शन के अंडर होगा। अब देखो इसमें जो भी उस चेक पोस्ट से जो भी गाड़ी निकलेगी, कैरियर वगैरह, व्हीकल वगैरह सब, वो परमिट कैरी करेगी, बिल कैरी करेगी, व्हीकल रोकेगी, सारे कागजात दिखाएगी, और अगर जांच होती है, इंस्पेक्शन होता है तो वो भी उसको करवाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब देखो चैप्टर 3 पे आ जाते हैं सीधा, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो देखो चैप्टर 3 कहता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। अब देखो इसको भी बाइफरकेट कर दो, सिर्फ इंपोर्ट से रिलेटेड प्रोविज़न सेक्शन 11, सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोविज़न सेक्शन 12, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों से रिलेटेड आपको प्रोविज़न मिलेंगे सेक्शन 13, 14 और 15 में। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, देखो ये क्या है, import of excisable article. No article shall be imported unless state government has given permission, special और ग्रांट। देखो मैं यही कह रहा हूँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पर है, एक्साइज कमिश्नर कहाँ है और एक्साइज ऑफिसर कहाँ है, ये प्री में पूछ लेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। कंडीशंस इम्पोज्ड हैज़ बीन, जो भी कंडीशंस इम्पोज की गई थी वो सेटिस्फाई गई है, उसका वॉयलेशन नहीं हुआ है, और एक्साइज ड्यूटी भर दी गई है, जो भी टैक्स पेमेंट करना था, या फिर बॉन्ड हैज़ बीन पेड और एग्जीक्यूटेड। ओके, अब आते हैं सेक्शन 12 पर। मैंने आपको कहा ना, देखो यहाँ है ना एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, तो इससे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ ये बात वैसी सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए करता है, एक इंपोर्ट के लिए एक एक्सपोर्ट के लिए, और बाकी सब आपको मिलेंगे ना, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब होगा इसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा मैंने ऊपर आपको बताया। ये कह रहा है एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। ये कह रहा है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कब तक, वही देखो इसमें 3 कंडीशंस थी, यहाँ पे 2 कंडीशंस है, कौन सी, ये और ये सेम, तो ये सेक्शन तो ऐसे ही याद हो गया, ठीक। अब आते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी आर्टिकल, ठीक है। प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट, ये कह रहा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, और कह रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी चाहे तो अलाउ नहीं करेगा। तो ये सिंपल से हैं, इनमें ज़्यादा, ये बस आप ये देखो, ये नोट्स ऐसे बना लेना ताकि आपके दिमाग में छप जाए। बेयर एक्ट की लैंग्वेज ऑलमोस्ट हर बेयर एक्ट की लैंग्वेज सेम ड्राफ्टेड होती है और सेम लैंग्वेज होती है, तो ऐसे इसको आप ऐसे बाइफरकेट कर लोगे ना चार्ट में, तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो वैसे तो है ही, तो वैसे तो चल ही रहा है, सभी पढ़ रहे हैं, दूसरों से अलग क्या कर रहे हो आप, आपको भी पता है आजकल का सिलेक्शन क्या है, कंपटीशन एग्ज़ाम में। मैंने पहले भी बोला था 100% देने से नहीं होता, 101% देने से होता है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेबस। जो आप सोच रहे हो वो ऑलरेडी लोग करके बैठे हैं कई सारे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप ये सोचो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मैं उनसे आगे कैसे बढ़ूँ एक स्टेप, बाकी आपके ऊपर है। ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा वरना आप कहोगे पढ़ाता कम है और ज्ञान ज़्यादा बांटता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पास इज़ नेसेसरी फॉर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। देखो ये कह रहा है कि जो भी एक्सीडिंग सच क्वांटिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखी है उससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करोगे, एक्सेप्ट अंडर अ पास इशूड अंडर दिस प्रोविजन
ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शन। तो इसमें देखो, इसमें देखेंगे पास, ये कह रहा है कि आप जितनी क्वांटिटी बताइए उससे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मत करो, सिंपल सा चीज़ कह रहा है। आपको करना है तो पास लेकर के आओ। पास कहाँ मिलेगा? इस सेक्शन में मिलेगा आपको, अगले सेक्शन में पास, ठीक है। इसका प्रोविजो देखो, इसका प्रोविजो भी कुछ खास नहीं है, सेम बात कर। नो पास शेल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट अनलेस इशूड बाय ड्यूली ऑथराइज्ड, मतलब जो पास होगा वो ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन ही करेगा। वही पास लेकर के आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस राजस्थान स्टेट में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब देखो, ग्रांट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। The pass of the import, export and transport must be may be granted by excise commissioner दे देगा आपको पास, या excise officer duly empowered, ठीक। अब ये पास देखो कि कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। जनरल पास हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेट गुड्स के लिए हो सकता है, काइंड ऑफ आर्टिकल्स के भाई आप यही चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, स्पेसिफाइड ओकेजन्स के लिए कि भाई इसी ओकेजन्स के लिए हम 3 बार एक्सपोर्ट कर सकते हो, 4 बार एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसके बाद नहीं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो ये तो बड़ा हो जाएगा, ये डील करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।